हाँ भाई, स्टार्ट करें। एक्चुअली कल अपन ने टी मोड जब डिस्कस किया था, तो जहाँ तक मुझे लगता है अपन ने कैलकुलेशन में कहीं थोड़ी सी मिस्टेक की थी। एक्चुअली जो आर स्क्वायर की टर्म कहीं आती ही नहीं है, मतलब शायद सिंगल आर ही आना चाहिए था। तो आज अपन जब टी एम मोड डिस्कस करेंगे तो एक बार आप दोबारा से इक्वेशंस देख लेना, क्योंकि सिर्फ इक्वेशन में कहीं अपन ने गलती से आर लगा दिया है ना, मतलब काटना भूल गए अपन कहीं। आर स्क्वायर की कहीं टर्म आती नहीं है। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं है ना, तो मैं उसको एक बार दोबारा से भी बता दूंगा, कोई टेंशन मत लेना। क्योंकि कल जब कविता ने बताया था तो अपन ने शायद एक और आर मल्टीप्लाई करके कुछ किया था, तो उससे पहले शायद कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई। क्या हुआ, आर स्क्वायर की टर्म नहीं आती है कभी भी, सिंगल आर रहता है। तो एक बार चेक कर लेना आप, अपन जब टी एम और डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको पकड़ में नहीं आता है ना, तो फिर मैं बता दूंगा दोबारा से। तो अजी आज अपन वैसे स्टार्ट करें, पहले कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे अपन टी मोड के लिए, और उसके बाद अपन टी एम मोड करेंगे। तो टी एम मोड में भी सेम चीज़, सेम कैलकुलेशन होगी, बस इस बार टी एम मोड है तो एच जेड जीरो हो जाएगा और ई जेड की वैल्यू रहेगी। तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, सेम कैलकुलेशन होगी। तो इसीलिए मैं उसको दोबारा ना करके इसे कैलकुलेशन में अपन करेंगे, है ना। तो आप पकड़ने की कोशिश करना कहीं ना कहीं, मतलब आर स्क्वायर की टर्म आती नहीं है, सिंगल आर ही रहता है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, आवाज तो क्लियर आ रही है ना, आवाज तो क्लियर है ना, बता देना भैया ना अगर प्रॉब्लम हो तो कुछ। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं ऑफ टीई मोड। तो ध्यान रखना, आप सबस्क्रिप्ट में लगाएंगे एन और पी। अब ये क्या है ये बताएंगे। जैसे अपन जब रेक्टेंगुलर की बात कर रहे थे तो टी ई एम एन यूज कर रहे थे अपन, है ना। तो एम और एन क्या थे, नंबर ऑफ हाफ है उससे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज ये नहीं है, इनका कुछ डिफरेंट मीनिंग है, ये बताएंगे अभी। टी ई एन पी इन सिलिंड्रिकल वेवगाइड। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, वी नो दैट at conducting surface tangential component of electric field and perpendicular component of magnetic field vanishes। ठीक है ना, कंडक्टर के सरफेस पे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, जीरो होता है। तो अपना कल देखो एच जेड, अब देखो फील्ड इक्वेशन डायरेक्ट लिखना तो आता ही है, एच नॉट जेड कितना था, कॉस एन फाई जे एन के सी आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। तो देखो सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये इसका एक्सिस है। मान लो कि इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल ए है, लेट रेडियस इज स्मॉल ए। ठीक है, तो अब देखो ये जो कर्ड सरफेस है, कर्ड सरफेस के लिए जो रेडियल कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि जो एच आर होगा, पर जैसे ये सिलेंडर मान लो एक्सिस है और ये सिलेंडर है, तो रेडियल कंपोनेंट क्या होता है, एक्सिस से डायरेक्ट यू पॉइंट। तो कोई भी रेडियल जो वेक्टर होगा वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब एट आर इक्वल टू जीरो एंड आर इक्वल टू ए, तो जीरो पे तो कोई सरफेस है ही नहीं, बेसिकली सिलिंड्रिकल में सरफेस आर इक्वल टू ए पर ही है। तो एट आर इक्वल टू ए एच आर क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। एच आर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो एच जेड तो आपके पास था। अब आपको मैंने लिखना सिखाया हुआ है, जो फील्ड दिया होता है और जो चाहिए होता है तो कैसे निकालते हैं, इसका जो निकालना है कंपोनेंट उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता है, यही बता रखा है। तो मतलब डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा एच नॉट जेड कॉस एन फाई, जेड थोड़ा सबस्क्रिप्ट में, कॉस एन फाई और जे एन प्राइम के सी आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी और जेड। ये के सी बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसका फंक्शन है। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या लिखते हो, एफ प्राइम ऑफ एक्स। ऐसे मत करना कभी भी यार, कैसे अपना डेरिवेटिव कर किसी को बाहर भी लिख दिया, नहीं, ये इसका फंक्शन है।
ठीक है, तो यही होगा। अब एट आर इक्वल टू ए, एच आर क्या हो जाना चाहिए, जीरो। एच आर जीरो ना होना चाहिए तो मतलब आर वाला कंपोनेंट जीरो आना चाहिए, क्योंकि बाकी से तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा। कंपोनेंट कौन होना चाहिए, आर वाला जीरो हो जाना चाहिए, मतलब ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब जे एन, ध्यान रखना, प्राइम ए सी ए कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब आपने देखो बेसल फंक्शन देखा था, ग्राफ कैसे आ रहे थे, ये तो जे नोट का ग्राफ था, कम होते चले जाते हैं, सॉरी इसका एम्पलीट्यूड, बाकी सब जीरो से स्टार्ट होते हैं, फिर एम्पलीट्यूड और कम होता है, फिर एम्पलीट्यूड और कम होता है, ऐसे ही आता है। ठीक है, तो इनका जो डेरिवेटिव होगा उनका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही आएगा, जैसे साइन का क्या होता है, कोस होता है, कोस का साइन तो रहेगा तो ऑसिलेटरी ही। तो देखो बहुत सारे जीरोज आ रहे हैं, एक जीरो आ गया यहाँ, फिर दूसरा जीरो आ गया, फिर तीसरा, तो बहुत सारे जीरो आएंगे, बहुत सारे जीरो आएंगे। इसका मतलब ये जो केस है बहुत सारे केसेस में पॉसिबल है। तो यहाँ पे अपन मान के चलते हैं, लेट ए सी ए इक्वल्स टू एक्स प्राइम एन पी। एन पी क्यों यूज कर रहे हैं, इसका मोड को बताता है इसलिए। ये क्या है, जीरोज कंडीशन, जीरोज कंडीशन ऑफ जे एन प्राइम के सी आर, मतलब जब जीरो होगा तो क्या वैल्यू होनी चाहिए वो है। अब अपने को नहीं पता तो अपन कुछ ना कुछ तो डिनोट करेंगे, क्योंकि ये बेसल फंक्शन है। अगर साइन थीटा कोस थीटा होता तो हमें एग्जैक्ट पता होता है कि ये भाई, जैसे कोस, कोस का हमें पता है कहाँ जीरो होता है, पाई बाई टू पे, 3 पाई बाई 2 पे, तो अपन वो ले लेते, लेकिन अभी बेसल फंक्शन का अपने को कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो जीरोज अपन मान लेते हैं। प्राइम क्यों लगाया, क्योंकि जेएन प्राइम के जीरोज की बात कर रहे हैं अपन। जब अपन टीएम मोड की बात करेंगे तो उसमें जेएन जीरो होगा, तो यहाँ पे प्राइम नहीं लगाएंगे। अब ध्यान रखना, ये जो प्राइम है ये इसका डेरिवेटिव नहीं बता रहा है, ये तो कोई कांस्टेंट है, ध्यान रखने कोई कांस्टेंट है। जैसे पाई बाई 2 पर कोस जीरो होता है तो एक फिक्स वैल्यू है पाई बाई 2, ऐसे कुछ वैल्यू है जिसपे ये मतलब बेसल फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। ठीक है, तो यहां से के सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स प्राइम एन पी अपॉन ए आ जाएगी, तो के सी निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे कि ये एन और पी क्या है, एन और पी क्या है उसकी बात करते हैं। तो ध्यान देना भाई, एन है नंबर ऑफ हाफ वेव नहीं फुल वेव्स, नंबर ऑफ फुल वेव्स इन या अलोंग पाई डायरेक्शन फॉर 2 पाई रोटेशन। 2 पाई का मतलब पूरा एक चक्कर लगा दिया, तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाई कहाँ होता है, एक्स एक्सिस से तो घूमता है यूं, तो इस पूरे एक चक्कर में कितने फुल वेव आ रहे हैं, एक फुल वेव आया है, 2 फुल वेव आए हैं या 3 फुल वेव आए हैं, वो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एन। और पी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जीरोज फॉर जे एन प्राइम के सी आर, यानी कि इसके कितने जीरो आ गए। जैसे मान लो आपके जो इस तरीके से कुछ होता है ना, तो आपके सिलेंड्रिकल में मान लो सिर्फ यहाँ तक ही आया था, तो कितने जीरो आए, एक और एक, 2 जीरो है। मान लो यहाँ तक वेव आ रही है तो कितने जीरो आ जाएंगे, 3 आ गए। तो पी क्या बता रहा है, नंबर ऑफ जीरोज बता रहा है, किसके जीरोज, बेसल फंक्शन के डेरिवेटिव के, किसके जीरोज, बेसल फंक्शन के डेरिवेटिव के जीरोज बता रहा है। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। गुड इवनिंग रोहित। ठीक है कविता, एक बार दोबारा कर देते हैं। ठीक है भाई, देखो दोबारा बताते हैं एक बार, है ना। सबसे पहली चीज,
जैसे अपन वहां पे TEMN और TMMN मोड बता रहे थे ना, MN सबस्क्रिप्ट जो यूज कर रहे थे, तो वहां पे वो क्या बता रहा था, रेक्टेंगुलर वेवगाइड में M बता रहा था नंबर ऑफ हाफ वेव अलोंग एक्स एक्सिस, और N बता रहा था नंबर ऑफ हाफ वेव अलोंग वाई एक्सिस। तो जितने लोगों ने देखा था लेक्चर, मैंने वहां पे क्लियरली मेंशन करके समझाया था, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो N है ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ फुल वेव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ 2 पाई फॉर 2 पाई रोटेशन। फाई कौन सा हो, जैसे ये एक्सिस है, ठीक है, ये मान लो जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक मिनट, ये लो, तो ये एक्स एक्सिस है, ये फाई, और ये क्या है, जेड एक्सिस है। तो अपना सिलेंडर बन रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से जो एंगल घूमता है 2 पाई, वही तो फाई होता है, यानी कि यहां से स्टार्ट किया, ये पूरा घूम गया, ये 2 पाई। तो इस पूरे एक रोटेशन में कितने फुल वेव आ रहे हैं, कितने फुल वेव, फुल वेव का मतलब यहां से यहां तक का पार्ट, पूरा पार्ट, कितने फुल वेव आ रहे हैं, वो है एन। और पी क्या है कि इस रीजन के अंदर कितने जीरोज आ गए हैं, क्योंकि आपने देखो बेसल फंक्शन है, बेसल फंक्शन तो एक बहुत बड़ा पोलिनोमियल होता है, इसका करो तो कहां तक आता है, चलता जाता है ना इन्फिनिटी तक। तो मान लो कि अपने वेव में यहां तक आ रहा है, तो एक दो दो जीरोज आए, यहां तक आ रहा है तो 3 जीरोज आए। तो ये जीरोज को बताएगा कौन, पी, कि कितने जीरो आ रहे हैं, कितने पार्ट में जो सिलेंडर में आपके ट्रेवल करे उस वेव के लिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इस कैलकुलेशन की। तो कभी भी कंडक्टर जब होता है, तो कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं होता है। आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट को जीरो कर दो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को जीरो कर दो, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा ये, ठीक है। तो एच जेड ये कहां से लिखा मैंने, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से लिखा। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसा ही आया था ना, ठीक है। फिर मैंने आपको ट्रिक बताई थी डायरेक्ट लिखने की, बाकी तो कल करवाया था, उसमें आपको ये लिखा हुआ इक्वेशन मिल जाएगी। बाकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने, कि अगर आपको कभी एच जेड है, जब आप टी की बात करोगे तो आपको एच का कंपोनेंट दिया जाएगा, और जब टीएम की बात करोगे तो ई का कंपोनेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे टी की बात करें तो एच का कंपोनेंट दिया गया है, कौन सा, जेड कंपोनेंट। आपको कौन सा कंपोनेंट चाहिए, आर कंपोनेंट चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं भाई, यहाँ पे ये इसको एच नोट आर कर लेना, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे कुछ फैक्टर भी होता है ना, मल्टीप्लाई होता है। तो एम्पलीट्यूड बदलता है, बाकी बाकी का सेम रहता है, क्या, डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा आर, यानी कि जो कंपोनेंट चाहिए उसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को एच फाई चाहिए, तो मैं इसका किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूंगा, फाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूंगा। क्लियर है। तो ये तरीका मैंने पहले भी बताया था, बाकी ये इक्वेशन कल आई भी थी, चाहे तो आप पन्ने पलट के देख लो। अच्छा, अब ये जीरो होना चाहिए आर इक्वल टू ए पर, तो बाकी सबका तो आर से कोई लेना देना है ही नहीं, ये फंक्शन तो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, तो यही तो है। तो ये जीरो होना चाहिए कब, आर इक्वल टू ए पर, तो जे एन प्राइम केस ये जीरो होना चाहिए। अब ये जीरो तो बहुत सारे पॉइंट पे हो रहा है, तो मान लिया कि ये जो पॉइंट्स हैं उनको अपन किसी स्पेशल पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं, एक्स एन पी, डैश लगा दिया, क्योंकि ये किसके डेरिवेटिव बता रहा है, जे एन प्राइम के डेरिवेटिव बता, मतलब जो डेरिवेटिव है जे एन का, जो डेरिवेटिव है उसके जीरोज को बता रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी प्राइम लगा दिया। बाकी ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, मतलब ये कोई वेरिएबल नहीं है कि आप इसको डेरिवेटिव करोगे, मतलब ये अलग दिखे, क्योंकि इसकी वैल्यू एक्स एन, ये समझो जहां जे वन जीरो हो रहा है, जरूरी थोड़ी है वहां पे जे वन प्राइम भी जीरो हो, तो इन दोनों के जीरो की पोजीशन अलग अलग होगी ना, अलग अलग होगी। तो जब अपन जे एन के जीरो की पोजीशन को बताएंगे तो एक्स से बताएंगे, तो जब जे एन के डेरिवेटिव की पोजीशन को बता रहे हैं, जीरो की पोजीशन को, तो प्राइम से बता रहे हैं, ताकि दोनों में डिफरेंस हो सके। तो यहाँ से केसी की वैल्यू हो गई एक्स प्राइम एन पी अपॉन ए, जबकि अपने वहां पे केसी का वैल्यू कितना रहता है, एम पाई अपॉन ए का स्क्वायर प्लस एन पाई अपॉन पी का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, ऐसा कुछ आ रहा था, याद करो। तो ये यहां तक नोट कर लो, कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लो, दोबारा बता देंगे एक बार, वरना फिर अपन आगे चलते हैं।
चलिए भाई आगे। चलें क्या आगे? तो अब बात करते हैं कट ऑफ वेवलेंथ की। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं सबसे पहले, है ना। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला होता है? म्यू एप्सिलॉन ओमेगा सी स्क्वायर किसके बराबर होता है? के सी स्क्वायर के बराबर। इसके नीचे लिखते हैं इधर, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा सी स्क्वायर बराबर होना चाहिए के सी स्क्वायर के। तो ओमेगा सी का स्क्वायर हो गया के सी स्क्वायर अपॉन म्यू एप्सिलॉन के, 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन। के सी की वैल्यू अभी आपने निकाली थी एक्स प्राइम एन पी अपॉन ए, तो इसका स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर, ठीक है। और ये ओमेगा सी का स्क्वायर, अपने को चाहिए ओमेगा सी, तो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन एक्स प्राइम एन पी अपॉन ए, अपने को चाहिए एफ सी, तो 2 पाई एफ सी लिख सकता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन एक्स प्राइम, यहाँ लिख दो अब, ये लो। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी वैल्यू आपको दी जाती है, ठीक है, कि जीरो कहाँ हो रहा है, इसकी वैल्यू भी दी जाएगी। जैसे आपको ए बताया जाएगा ना कि भाई वेव गाइड का रेडियस इतना है, वैसे ही आपको इसकी जीरो की वैल्यू भी दी जाएगी, ठीक है, कि जीरो कहाँ हो रहा है। तो ये हो गया आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ वेवलेंथ चाहिए तो सी इक्वल टू लेमडा एफ होता है, वहां से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं फेज फैक्टर की। फेज फैक्टर, तो फेज फैक्टर बीटा जी भी कितना होता है? अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। तो एक तो अपन फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में ही लिख सकते हैं म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर और म्यू एप्सिलॉन ओमेगा सी स्क्वायर। तो म्यू एप्सिलॉन अगर मैं कॉमन ले लूँ और ओमेगा भी कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा अंडर रूट ओमेगा सी का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यानी कि म्यू एप्सिलॉन ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई एफ सी और 2 पाई एफ, तो 2 पाई वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो ये आ गया फेज फैक्टर इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर अपने को जीरोस की टर्म्स में चाहिए तो देखो बीटा जी इक्वल्स टू, यहीं पे देखो अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, के सी स्क्वायर। तो के सी स्क्वायर कितना आया था? एक्स प्राइम एन पी अपॉन ए स्क्वायर, तो एक्स प्राइम एन पी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो ये किसकी टर्म्स में आ गया?
ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं किस तरीके से कहाँ किस पोजीशन पे ज़ीरोज़ हो रहे हैं उसकी टर्म्स में आ गया ये। ठीक है, फेज फैक्टर हो गया। उसके बाद बात करते हैं गाइड वेवलेंथ की। किसकी बात करते हैं? गाइड वेवलेंथ की। तो लैम्डा जी 2 पाई अपॉन बीटा जी। बीटा जी ये रहा। फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला रख दो, और एक्स की टर्म्स में चाहिए तो ये वाला रख दो, है ना, आपकी चॉइस है। तो लैम्डा जी इक्वल टू, एक बार मैं दोनों ही रख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी वाला रखते हैं तो म्यू एप्सिलॉन ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। और लैम्डा जी इक्वल्स टू, इसको मैं 2 पाई एफ लिख सकता हूँ तो एफ लिख देता हूँ, और 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन को क्या लिख सकता हूँ? फेज वेलोसिटी लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ ना? बता देना, जो चीज़ जहाँ समझ में नहीं आई वहीं बता देना भाई। ये क्या होता है? वी 1/√μ, किसी भी ईएम वेव का किसी मीडियम में वेलोसिटी, यही तो होती है। तो यहाँ से लैम्डा जी इक्वल टू वी पी अपॉन एफ को क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा, तो अंडर रूट 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर। ध्यान रखना ये गाइड वेवलेंथ है, मतलब जो आपका वेव गाइड था उसके अंदर वेवलेंथ है, जबकि ये एक नॉर्मल किसी भी मीडियम में क्या वेवलेंथ थी उस सिग्नल की, वो है ये। तो इसको कई बार ऑपरेटिंग वेवलेंथ भी बोल देते हैं ना। जैसे ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो एफ है, इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। कहाँ लिखूं मैं, कहाँ लिखूं? जैसे यहाँ है, इसके नीचे लिख देता हूँ। एफ क्या होता है? ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब आप किस वेव को भेजना चाह रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है ये। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक अलग चीज है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज विच अलाउ द ट्रांसमिशन विदाउट एनी पावर लॉस। क्योंकि अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम पे भेजोगे तो पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपका फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम हो गया तो क्या हो जाएगा? पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमेशा फ्रीक्वेंसी को कितना रखा जाता है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रखा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो गाइड वेवलेंथ तक आ गए हैं। इसके बाद अपना बचता है क्या? इम्पिडेंस, वेव इम्पिडेंस। तो कल मैंने बताया था वो रिलेशन कि भाई ये याद रखो ये। तो वेव इम्पिडेंस क्या होता है? Z इक्वल टू ई आर अपॉन एच फाई। तो पन्ने पलटना चाहो तो पलट सकते हो, बाकी इसकी वैल्यू आपको पन्ने पलटने के बाद भी इतनी मिलेगी, ओमेगा म्यू अपॉन बीटा जी। ठीक है, और बीटा जी की वैल्यू आपके पास है, तो वापस से आप बीटा जी की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म में चाहो फ्रीक्वेंसी में लिख देना, एक्स के टर्म में चाहो एक्स के टर्म में लिख देना। तो यहाँ से इसके कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो गए हैं। ठीक है, अच्छा एक और बच गया। क्या बच गया? फेज वेलोसिटी ऑफ वेव गाइड, मतलब वेव गाइड के अंदर जो फेज वेलोसिटी है ना। तो गाइड गाइड वेलोसिटी कह सकते हैं अपन उसको। वो कैसे निकाल सकते हैं? अभी लिखवा दूंगा मैं ऐसे में। गाइड वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो? ओमेगा अपॉन बीटा जी से। ओमेगा आपके पास है, बीटा जी ये रहा। तो आप इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हो? गाइड वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। नोट करने के बाद बता देना भाई एक बार, है ना।
चले क्या भाई आगे? ठीक है, देखो आगे चलते हैं। तो पहले जेड को मैं बीटा रख के भी शो कर देता हूँ, तो बीटा म्यू, सॉरी, म्यू ओमेगा अपॉन बीटा जी। तो बीटा जी कितना है, ये रहा, अंडर रूट म्यू एप्सलन ओमेगा 1 - FC अपॉन एफ का होल स्क्वायर, और अंडर अंडर रूट, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट की पावर 1/2 है क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है। तो देखो ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और ये कुछ ऐसा बच जाएगा, अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सलन 1 - FC अपॉन एफ का स्क्वायर और -12 की पावर, ये क्या है, डिवाइड का सिंबल था ना, ये ऊपर जाएगा तो माइनस। ये वैल्यू क्या होती है, मीडियम के अंदर इम्पिडेंस। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ अब। तो देखो सेम ही आया है, सेम ही आया है ना, टीई मोड में रेक्टेंगुलर वेवगाइड में भी यही फॉर्मूला आया था, लेकिन फर्क क्या है, वहां पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग थी और यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग है। बाकी सारी चीज सेम है, बाकी सारी चीज सेम है। ऐसे ही अगर अपने को गाइड वेलोसिटी की बात करूं, मैं गाइड वेलोसिटी की बात करूं, वी जी, तो ओमेगा अपॉन बीटा जी, ठीक है। तो ओमेगा हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन 1 - FC अपॉन एफ का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगी आपकी गाइड वेलोसिटी। तो ये दो एक्सप्रेशन कंप्लीट लिख लो। उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, टीएम मोड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टीएम मोड की बात करेंगे। तो जल्दी से लिख लो ये, है ना, ये पावर 1/2 है भाई। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, अब देखो ये कैलकुलेशन ध्यान से देखना आज, ठीक है। टीएम मोड फॉर सिलेंड्रिकल वेवगाइड। तो टीएम मोड की बात कर रहे हो, इसका मतलब इस बार एच जेड 0 हो जाएगा, ठीक है। और ई जेड क्या होगा, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा और वो क्या करेगा, एनर्जी को आगे ट्रांसमिट करेगा। तो देखो, फॉर टीएमएनपी मोड इन सिलेंड्रिकल वेवगाइड। अब ध्यान दो, जब भी आपके एग्जाम में अगर ये आता है तो कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले सिलेंड्रिकल वेवगाइड की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद टीएमएनपी मोड में एन और पी क्या ये भी बताना है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, बार बार नहीं लिखेंगे अपन। फॉर टीएमएनपी मोड इन सिलेंड्रिकल वेवगाइड component of magnetic field along z axis। क्यों z क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अपन ये मान के चल रहे लेट वेव इज प्रोपागेटिंग अलोंग z। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 हो जाता है अलोंग z।
तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस must be 0, that is Hz equals to 0. So in order to energy transmission Ez must exist. Ez होगा, और कहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे? फ्रॉम हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या हो जाएगी इस बार? डेल स्क्वायर ई जेड इक्वल्स टू गामा स्क्वायर ई जेड, और इसका सॉल्यूशन आपको पता ही है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? ई जेड इक्वल्स टू, ध्यान देना भाई, ई जेड इक्वल्स टू ई नोट जेड, पिछली बार एच नोट जेड ले रहे थे, इस बार इसका एम्पलीट्यूड ई नोट जेड ले लेते हैं, cos n फाई और जे एन ए सी आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है? अच्छा, एग्जाम में जब भी आए सिलिंड्रिकल वेवगाइड की डेफिनेशन लिखोगे, उसका डायग्राम बनाओगे, यहाँ पे एन और पी क्या बता रहे हैं वो बताओगे, है ना? क्योंकि मैं एक बार बता चुका हूँ, इसलिए अपन बार बार वो सब चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए भाई, तो देखो सेम ही कैलकुलेशन होती है। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में टीएम मोड की सेम कैलकुलेशन थी, यहाँ पे भी सेम ही होती है। कैसे करते हैं? मैक्सवेल इक्वेशन यूज करते हैं। तो फ्रॉम थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, तो अगर आप एक बार खुद अपने हाथ से करके देख लोगे ना, तो समझ लो 20 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए, फिक्स हो गए कि 20 तो आएंगे ही आएंगे एमएससी वालों के, ना? बहुत इजी है। फ्रॉम थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, कर्ल ऑफ ई कितना होता है? माइनस डेल बी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। बट डेल अपॉन डेल्टा टी किसके एनालोगस है? आयोटा ओमेगा के, और बी वेक्टर क्या होता है? म्यू इंटू एच वेक्टर। सो आई कैन राइट कर्ल ऑफ ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच वेक्टर यूजिंग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। करें यूज, तो कर्ल का फॉर्मूला क्या होता है सिलिंड्रिकल में? 1/h1 h2 h3 का मतलब 1/r, E1 r मतलब H1 E1 कैप मतलब r कैप, r फाई कैप और z कैप, डेल अपॉन डेल्टा आर। देखो इस फॉर्मूले में भी अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, मैं दोबारा से बता दूंगा। बाकी ये कर्ल का फॉर्मूला है इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे A1 H1 मतलब E है ना, E, तो E1, और E1 का मतलब ER, पहला कंपोनेंट ER है, दूसरा E5 है, और तीसरा EZ है। A1 H1, A2 H2 और A3 H3 जनरल फॉर्मूला, और ये किसके बराबर आ जाएगा भैया? माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच आर कैप प्लस एच फाई कैप प्लस एच जेड कैप। कंपेयर द components of r कैप, फाई कैप, जेड कैप। तो सबसे पहले r कैप का कंपेयर कराते हैं, तो ये तो सभी के साथ आएगा, तो 1/r, ये और ये कैंसल, मतलब डेल ई जेड अपॉन डेल्टा फाई माइनस ये r कांस्टेंट है तो r डेल ई फाई अपॉन डेल्टा जेड, ठीक है, और इक्वल्स टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच आर। नेक्स्ट इक्वेशन क्या दे सकता हूँ मैं? फर्स्ट हो गई, इसको नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड दे सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्या? फाई कैप का कंपोनेंट। तो फाई कैप में अपने को करना क्या पड़ेगा? एक्स्ट्रा माइनस लेना पड़ेगा, तो -1/r, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से आ गया डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा आर माइनस डेल ई आर अपॉन डेल्टा जेड इक्वल्स टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू और एच फाई। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब आगे जगह नहीं है, बोर्ड पे दिखेगा नहीं। तो अब तीसरा कंपोनेंट क्या? जेड कैप का कंपेयर करवाऊंगा मैं,
तो एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलेंगे। तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ वही मार्कर में। हाँ रोहित, गाइड वेवलेंथ का मतलब है कि जब वेव ट्रेवल कर रहा है, जब वेव ट्रेवल कर रहा है किसके अंदर, वेव गाइड के अंदर, तो उसका वेवलेंथ किस मतलब कितना हो चुका है, क्या वेवलेंथ है उसका, समझ रहे हो। तो वेव गाइड के अंदर की बात कर रहे हैं अब अपन। तो जब भी अपन लैम्डा की बात करते हैं तो लैम्डा कितना होता है, 2 पाई अपॉन के होता है। क्या होता है, 2 पाई अपॉन के। के होता है वेव वेक्टर। तो यहाँ पे वेव वेक्टर कौन है, बीटा जी। तो अपन क्या लिखते हैं, 2 पाई अपॉन बीटा जी लिखते हैं, है ना। तो यहाँ तक नोट जब हो जाए तब बता देना भैया ना। हो गया, चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अब अपन जेड कंपोनेंट का कंपेयर कराते हैं। तो 1/r, ठीक है।
ये और ये कैंसिल, तो ये यहाँ पे गया। तो ध्यान क्या देना है कि जो डेल अपॉन डेल आर है ये आर अंदर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव आर के रेस्पेक्ट में है तो इसका भी डेरिवेटिव होगा, बाहर नहीं लिख सकते हैं। माइनस डेल ई आर अपॉन डेल्टा फाई और इक्वल्स टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच जेड। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट 4। ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन होती है कर्ल ऑफ एच वेक्टर इक्वल्स टू जे वेक्टर प्लस एप्सिलॉन डेल ई वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। वेवगाइड के अंदर अपन क्या मान रहे हैं? फ्री स्पेस मान रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर हवा भी रहती है तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है यानी कि कंडक्टिविटी जीरो, तो जे इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ई, तो सिग्मा जीरो मतलब जे जीरो, और डेल अपॉन डेल्टा टी आयोटा ओमेगा, मतलब कर्ल ऑफ एच वेक्टर हो गया आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा ई वेक्टर। ठीक है। तो कर्ल फॉर्म में जब मैं डिनोट करता हूं तो 1 अपॉन आर, आर कैप आर फाई कैप एंड दिस इज जेड कैप। ठीक है। डेल अपॉन डेल्टा आर, डेल अपॉन डेल्टा फाई एंड दिस इज डेल अपॉन डेल्टा जेड, एंड हियर वी कैन राइट आर एच फाई एंड दिस इज एच जेड and equals to iota epsilon omega e r r cap plus e phi cap plus e z z cap। क्लियर है? क्या करेंगे? कंपेयर द coefficients of r cap theta cap and r cap phi cap z cap, है ना। r theta phi स्फेरिकल के होते हैं, तो सबसे पहला कंपोनेंट आ जाएगा 1 अपॉन आर, ये कैंसिल, यानी कि डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा फाई माइनस आर डेल्टा एच फाई अपॉन डेल्टा जेड इक्वल्स टू आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा ई आर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। ऐसे ही बाकी दो इक्वेशन भी लिखते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट में आएगा, अच्छा अपन ने एक और गड़बड़ कर दी। यहाँ पे देखो अपन ने आर नहीं लिखा इसके साथ, एच आर में तो ठीक था, एच फाइव वाले में एक और आर आएगा यहाँ पे। पूछो कैसे? जब आप फाइव वाला कंपोनेंट लिखते हो ना तो ये और ये कैंसिल करते हो तो ये आर इंटू फाइव आएगा यहाँ, तो फाइव तो चलो दोनों तरफ कंपेयर करा रहे हो तो ये तो आर बाई आर 1 हो जाएगा ना। शायद ऐसी कुछ मिस्टेक शायद अपन ने कल कर दी होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आर बाई आर 1 हो जाएगा ये ना। तो ये हो गया 5। अब मैं वापस से 5 कैप का कंपेयर कंपोनेंट कर रहा हूँ तो ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस डेल एच जेड अपॉन डेल्टा आर माइनस डेल अपॉन डेल्टा जेड एच आर इक्वल्स टू आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा ई फाई। ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट अपन लिखते हैं फाइनल जेड कैप के लिए, तो ये वापस से इसमें 1 अपॉन आर आएगा भाई कि नहीं कटेगा, तो डेल अपॉन डेल आर आर एच फाई माइनस डेल अपॉन डेल्टा फाई एच आर इक्वल्स टू आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा ई जेड। तो इक्वेशन 5 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई। नाउ पुट डेल अपॉन डेल्टा जेड जहां जहां दिखे वहां वहां माइनस आयोटा बीटा जी रख दो, और जहां जहां आपको क्या जीरो था, टी एम मोड कर रहे हैं तो मतलब जहां जहां एच जेड रखे उसको जीरो कर दो। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है। टी एम मोड कर रहे हैं ना, टी एम मोड। तो देखो डेल अपॉन डेल्टा जेड है यहाँ पे और यहाँ पे ई जेड, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 1 अपॉन आर डेल ई जेड अपॉन डेल्टा फाई माइनस,
ये जब मल्टीप्लाई होता है ये आर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा डेल अपॉन डेल्टा जेड, और इसकी वैल्यू कितनी माइनस आयोटा बीटा जी, तो प्लस आयोटा बीटा जी और ई फाई इक्वल्स टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच आर। तो जहां तक मुझे लग रहा है कल अपन ने गड़बड़ ये की थी, जब इस अपन ने इस 1/r को अंदर मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे भी मैंने r लिख दिया था, जबकि ये 1/r बाहर था, तो मतलब ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होना चाहिए था और यहाँ पे r नहीं आना चाहिए था। अब अगर यहाँ पे r नहीं आएगा तो जब मैं इस पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे r स्क्वायर नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो ये अपनी कल मिस्टेक थी, ध्यान दे लेना, उसमें नोट्स में करेक्शन कर लेना। कल मैंने गलती से क्या किया, जब इस 1/r को अंदर मल्टीप्लाई करना भूल गया तो यहाँ अपना आर आ गया, और जब मैंने पूरी इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर, तो क्या होता है इक्वेशन में आर स्क्वायर कहीं आता ही नहीं है ना। तो ये मेरा को क्लास के बाद थोड़ा दिमाग में लगा कि यार आर स्क्वायर तो शायद आता नहीं है, ठीक है, तो ये करेक्शन कर लेना आप। तो मिस्टेक यहाँ हुई थी अपनी, ऐसी ऐसी इक्वेशन में हुई थी कहीं, ठीक है भाई, ठीक है रजत। तो चलो भाई आगे चलते हैं अपन, इसको इक्वेशन दे दो नेक्स्ट, कितनी कितनी हो गई 7, इसको इक्वेशन दे दो 8, क्योंकि अब ये काम की इक्वेशन है भाई, ठीक है, अब ये किसी काम की नहीं है क्योंकि ये अपन ने 2 से बना दी है, इसको मिटा दो। फिर बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, तो ये आर बाई आर कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, तो डेल ई जेड अपॉन डेल्टा आर, ये माइनस है और माइनस का आयोटा बीटा जी मतलब प्लस का आयोटा बीटा जी और ई आर, ठीक है, इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस खत्म हो चुका है, तो आयोटा ओमेगा म्यू और एच फाई, इसको नेक्स्ट इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 9। अब ये भी किसी काम की नहीं है अपनी, नहीं है ना। तो अब आओ इक्वेशन नंबर 4 से, तो देखो ना, तो इसमें ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये इक्वेशन कोई काम नहीं आती, तो उसको यूज, जब काम ही नहीं आती तो उसको छोड़ो, है ना, लिखने का कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ो। उसके बाद अपन बात करते हैं 5 की, फ्रॉम इक्वेशन 5, तो 5 के अंदर एच जेड जीरो करना है, तो ये टर्म हो गई जीरो, ठीक है, ये माइनस बाहर आएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस, और डेल अपॉन डेल्टा जेड हो जाएगा माइनस आयोटा बीटा जी, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा बीटा जी, और ये है एच फाई, और इक्वल्स टू में है कितना आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा ई आर, यही है। तो इस इक्वेशन को मैं ई आर इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, देखो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन ओमेगा अपॉन बीटा जी एच फाई लिख सकता हूँ। और इस रिलेशन को थोड़ा याद भी रखना है, क्यों, क्योंकि इम्पिडेंस निकालने में काम आएगा ये। ई आर अपॉन एच फाई क्या होगा, इम्पिडेंस होगा, तो ध्यान रखना। कल वाले में क्या था, म्यू ओमेगा अपॉन बीटा जी था, आज वाले में एप्सिलॉन ओमेगा अपॉन बीटा जी है, तो इसका मतलब इम्पिडेंस बदलेगा। तो ये तो एक थोड़ा सा आपको याद रहना चाहिए, बाकी कोई भी स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप बाय स्टेप जब आप सोल्व करोगे तो होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए अपन, तो ये आपने नोट कर लिया था या नहीं किया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, तो एक बार आप नोट कर लो यहाँ तक, ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक, उसके बाद अपन आगे चलेंगे।
अगर नोट कर लिया है तो बता देना भाई, आगे चलते हैं फिर, है ना। लिख लिया, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अपने हो गई कितनी इक्वेशन, 1 2 3, ठीक है। इक्वेशन 5 तक हो गई, मतलब वो 2 इक्वेशन और चाहिए अपने को अभी। देखो भाई, फ्रॉम इक्वेशन 6 ये माइनस है, ठीक है। एच जेड जीरो है, टीएम मोड की बात कर रहे हैं, एच जेड जीरो है, मतलब ये टर्म जीरो हो गई। ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन डेल अपॉन डेल्टा जेड माइनस आयोटा बीटा जी लेकर आएगा, तो ये वापस से माइनस एच आर इक्वल्स टू आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा ई फाई, यही बात है। तो ई फाई इक्वल टू मैं कितना लिख सकता हूँ, ई फाई इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ भैया, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो माइनस बीटा जी अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा एच आर। तो देखो एक और चीज़ मैंने शायद ईडी जब पढ़ाई थी तब बताई थी बात, इस क्लास में बताए थे या नहीं बताए थे। तो जेड का ज़रूरी नहीं है, देखो ट्रांसवर्स कंपोनेंट लेते हैं, यानी कि ई आर एच फाई ले लो, चाहे ई फाई
एच आर ले लो, लेकिन उनका मोड लगा दो तो दोनों से ही क्या आएगा, इम्पिडेंस आएगा। तो देखो यहाँ से ई फाई अपॉन एच आर निकालोगे ना तो भी वही वैल्यू आएगी, मतलब ई फाई अपॉन एच आर, सॉरी अगर ये रेडियल और ये है तो यहाँ पे उल्टा, यानी कि एच अगर आर लेते तो ई का फाई ले सकते हो आप ना, ई का फाई। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ही रेडियल कंपोनेंट और इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट लो, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का रेडियल ले सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा ले सकते हो, टेंजेंशियल ले सकते हो, लेकिन मोड लगा दो, यानी कि सिर्फ नेगेटिव का फर्क आता है। किसका फर्क आता है, सिर्फ नेगेटिव का। तो जरूरी नहीं आप ई आर अपॉन एच फाइव लिखो, आप एच आर अपॉन ई फाइव भी लिख सकते हो, लेकिन मोड होता है हमेशा इम्पिडेंस पे, ठीक है। तो हमेशा सेम ही रिजल्ट आता है इम्पिडेंस का। तो इसको इक्वेशन नंबर 11 कह देता हूँ, ठीक है। और ये अपने किसी काम की है नहीं तो उसको छोड़ो। तो अब अपने पास 4 इक्वेशन है और 4 ही फील्ड निकालने हैं अपने को, क्योंकि एच जेड हमें पता है कि 0 है, ई जेड अपन ने हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से निकाल लिया है, तो जो बच गए वो निकालने हैं, है ना। देखो भाई, तो अपन क्या करें, यहाँ पे ई आर को रिप्लेस कर सकते हैं 9 में, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10, फ्रॉम 9 एंड 10, देखिए भाई, डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा आर इक्वल्स टू माइनस आयोटा बीटा जी, ठीक है। ई आर की जगह कितना लिख दूं, एप्सिलॉन ओमेगा अपॉन बीटा जी। क्या हो गया है, कुछ तो गड़बड़ हो गई, यानी कि 9 और 10 यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। और प्लस आयोटा ओमेगा म्यू एच फाइव, एच फाइव को एज इट इज रहने देते हैं। तो मैं ई आर को रिप्लेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे एच फाइव आ गया, है ना, ऐसा ही कुछ ना भाई। मैंने क्या किया, इसको उधर लेके गया तो माइनस का आयोटा बीटा जी एज इट इज है, फिर मैंने ई आर की जगह कितना लिख दिया, अच्छा यही गलत लिखा हुआ है अपन ने, यही गलत लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली कितना आएगा, देखो देखो देखो, आप लोगों ने भी उतार लिया होगा। ई आर अगर मैं लिखूंगा तो बीटा जी अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा आएगा, बीटा जी अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा, है ना। और अपन ने गलत उतार भी लिया, देखो मजे की बात, ठीक है। हाँ, तो अभी आ गया डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा आर, समझ में तो आ गया ना। अरे ई आर यहाँ है तो ये इधर आएगा ना डिवाइड में, तो डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा आर इक्वल्स टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, एच फाइव मैं कॉमन ले लेता हूँ, आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, एप्सिलॉन ओमेगा अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो ये म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा जी स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या होती है, के सी स्क्वायर। सो आई कैन राइट आयोटा के सी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा एच फाइव, और डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा आर। अब देखो आपके पास ई जेड है तो एच फाइव निकाल सकते हो यहाँ से, तो एच फाइव इक्वल्स टू माइनस आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा अपॉन के सी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा जब दूसरी तरफ जाता है तो माइनस का हो जाता है, और डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा आर। ई जेड आपके पास है तो आप इजीली ये एच फाइव निकाल सकते हो, तो देखो माइनस आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा अपॉन के सी स्क्वायर। ई जेड कितना था, ई जेड कितना था, ई जेड था ई नोट जेड कॉस एन फाइव, ठीक है, और जे एन के सी आर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा जी जेड, यही था, यही था ना भाई। तो किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है मुझे, आर के रेस्पेक्ट में करना है, तो यानी कि ये आ जाएगा ई नोट जेड कोस एन फाइव एज इट इज जे एन प्राइम के सी आर और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। तो शायद इसके नीचे तो इक्वेशन दिखेगी नहीं आपको। तो देखो अब करना क्या है, करना क्या है, ये जो भी वैल्यू है इसको क्या लिख देना है, एम्पलीट्यूड बना देना है। तो एच फाइव है तो ये क्या बन जाएगा, एच नोट फाइव, तो एच नोट फाइव इक्वल्स टू सॉरी एच फाइव इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एच नोट फाइव, एच फाइव इक्वल टू हो जाएगा एच नोट फाइव कोस एन फाइव, कॉस एन फाइव और जे एन प्राइम के सी आर एक्सपोनेंशियल माइनस
आयोटा बीटा जी जेड। तो किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, एच फाइव की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन दे देना, नेक्स्ट 10 हो गई, 11 हो गई, 12 दे देना। अब अगर आपके पास एच फाइव आ गया है तो इसका मतलब आप ई आर निकाल सकते हो। तो देखो ई आर कितना है, फ्रॉम फ्रॉम 10 कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वेशन। तो एच नॉट फाइव इंटू दिस कांस्टेंट को क्या लिख दूं मैं, ई नॉट आर लिख दूं। तो हो जाएगा कॉस एन फाइव जे एन प्राइम के सी आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। और इसको इक्वेशन नंबर 13। तो आपके दो फील्ड हो गए सोल्व। कौन कौन सी इक्वेशन से, 9 और 10 से। अब अपन यूज करेंगे 8 और 11, क्योंकि मैं ई फाइव को एच आर की टर्म में यहां रख दूंगा। ठीक है, ई फाइव को एच आर की टर्म में रखते ही एच आर की वैल्यू निकल जाएगी, और एक बार एच आर निकल गया तो ई फाइव निकल जाएगा। तो जल्दी से ये नोट करो, किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। और थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखा करो भैया ना, क्योंकि देखो कैलकुलेशन बड़ी है, और ऐसा नहीं है कि भाई हर एक टर्म मुझे याद होती है ना। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो हो भी सकती है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट याद होते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, 3 बार पढ़ा चुका हूँ माइक्रोवेव, इससे पहले आप लोगों से पहले। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट ऑलमोस्ट मेरे याद रहता है, लेकिन बीच की टर्म्स याद नहीं रहती हैं। तो एक बार ये जब कैलकुलेशन करो, आप जब नोट करो तो थोड़ा ध्यान दिया करो, है ना, थोड़ा एक्टिव रहा करो। वही नोट कर लो तब बता देना, है ना। थोड़ा सा जल्दी करो, क्योंकि मुझे क्वांटम की क्लास भी स्टार्ट करनी है नेक्स्ट।
हो गया ओके। तो बस भैया ये हटाते हैं अपन। कौन कौन सी इक्वेशन चाहिए अपने को? 8 और 11 चाहिए ना, ये हटा दो। फ्रॉम 8 एंड 11, देखो 8 ये रहा 1/r डेल ई जेड अपॉन डेल्टा फाई, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस आयोटा बीटा जी ई फाई की जगह माइनस है तो देखो माइनस माइनस प्लस बीटा जी का स्क्वायर और एप्सिलॉन ओमेगा एच आर, ठीक है ठीक है। और ये माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच आर, तो आयोटा एच आर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो और एप्सिलॉन ओमेगा एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये बन जाता है बीटा जी स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, और बीटा जी स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस के सी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा जी स्क्वायर के सी स्क्वायर होता है, तो माइनस आयोटा के सी स्क्वायर एच आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन ओमेगा, और ये आ जाता है 1/r डेल ई जेड अपॉन डेल्टा फाई। तो भैया ठीक है, सारी चीज़ें अब वो तो हटा देते हैं, ज़रूरत तो नहीं है उनकी, और वैसे अब ज़रूरत इनकी भी नहीं है तो इनको हटा देते हैं। मतलब आपको इसके नीचे नीचे की चीज़ें नोट करनी है अब, है ना। ये देखो भैया, उधर जाएगा तो माइनस, मतलब कि एच आर इक्वल्स टू आयोटा प्लस का हो जाएगा, एप्सिलॉन ओमेगा ऊपर चला जाएगा, के सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और आर वहाँ पे है ही एक, और डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा फाई रहेगा, तो एच आर इक्वल्स टू आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा के सी स्क्वायर और आर, और ई जेड ये कहाँ, ये रहा, फाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो कोस का साइन होगा और एन भी बाहर आएगा, तो माइनस एन और ई नोट जेड साइन एन फाई जे एन के सी आर और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। इस पूरे को मैं एम्पलीट्यूड लिख सकता हूँ, मतलब एच आर इक्वल्स टू एच नोट आर साइन एन फाई और जे एन के सी आर और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड, ठीक है। एच आर हो गया फ्रॉम 11 तो एच आर जहाँ रखोगे तो कुछ कांस्टेंट इनटू इसका कुछ एम्पलीट्यूड, मतलब ई फाई इक्वल्स टू मैं कितना लिख सकता हूँ, ई नोट फाई साइन एन फाई जे एन के सी आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव है बेसिल फंक्शन का, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है, तो एक तो इसको इक्वेशन दे दो, नेक्स्ट कितना 14 और इसको देखो दो 15, ठीक है। अब इस इक्वेशन को नीचे दोबारा लिख देना एक बार ई जेड वाली को, ठीक है, और इस इक्वेशन को नंबर दे देना कितना 16, और एक इक्वेशन और लिख देना कौन सी, एच जेड इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को दे देना 17। तो देखो 12 13 14 15 16 और 17 कितनी इक्वेशन हो गई, 6 इक्वेशन हो गई। कितने फील्ड के कंपोनेंट होते हैं, 6 ही फील्ड के कंपोनेंट होते हैं, ई आर ई फाई ई जेड एच आर एच फाई एच जेड, मतलब अपन ने 6 कंपोनेंट जो थे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वो कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, आगे अपन कल करेंगे। अभी बाउंड्री कंडीशन वगैरह लगाएंगे केसी की वैल्यू निकालने के लिए, तो कल करेंगे अपन, है ना। और भाई जिन लोगों ने फ़ी डिपॉजिट नहीं करवाई है प्लीज़ फ़ी डिपॉजिट करवा दो, क्योंकि देखो गिने चुने बच्चे हो आप लोग, है ना, और सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ जिन लोगों की फ़ी डिपॉजिट नहीं है वो फ़ी डिपॉजिट करवा दो भैया आज, है ना।
रिक्वेस्ट है। ठीक है भाई, कल मिलते हैं फिर, ठीक है।